Hello everyone, today I am taking problem related to terminal velocity. टर्मिनल वेलोसिटी का रोल आप फ्लूइड में देखते हो कि जब कोई स्फेरिकल बॉडी को हम किसी लिक्विड में डालते हैं तो थोड़ी देर तो पहले धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ करती है, फिर उसके बाद जो होती है उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है, जिसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। आइए अब इसके क्वेश्चन देखें। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस एक्वायर्स अ terminal velocity v1 okay when falling through a viscous fluid having viscosity eta. The sphere is broken 27 identical solid sphere having terminal velocity v2 while falling through same liquid. What will be ratio of v1 upon v2? Just try to understand. पहले ये बड़ी सी जो है बॉडी, इसकी वेलोसिटी v1 टर्मिनल वेलोसिटी है और ये किसी फ्लूइड में डाला जाता है, उसकी विस्कोसिटी ईटा है। अब जब इसके 27 स्फीयर बना दिए जाते हैं जिनका रेडियस चलिए स्मॉल आर ले ले, उसका कैपिटल आर ले ले, तब इनको अगर हम डालें तो इसकी वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी v2 हो जाती है। इन दोनों का हमको रेशो बताना है, तो हाउ विल वी सॉल्व। अब जरा देखिए, एक स्फीयर, छोटे स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, v = 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका कितना होगा 4/3 आर क्यूब। ठीक है, अब इस बड़े वाले का वॉल्यूम और जो ये 27 स्फीयर है, इनका सबका वॉल्यूम आपस में इक्वल होगा, तो हम इस तरीके से कह सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब = 27 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। इससे हम रिलेशन निकालें तो कैपिटल आर और 3 आर के इक्वल आता है, यानी बड़ा वाला जो रेडियस है उसका 3 इस छोटे स्फीयर के रेडियस के बराबर है। यानी अब दूसरी बात, वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी हम जानते हैं, सारी चीज़ें जब वो सेम लिक्विड में है तो आप सेम लिक्विड में यानी विस्कोसिटी और उसकी डेंसिटी सेम है, तो वेलोसिटी यहाँ किस पे डिपेंड करेगी, टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है रेडियस के स्क्वायर के। तो पहले वाले केस में हो गई v1 kr² v2 kr², और दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आप r² हो जाएगा। अब कैपिटल आर की वैल्यू रख दी 3r²। ओके, इसका मतलब दोनों वेलोसिटी का रेशो कितना हो जाएगा, वो आपके 9 के इक्वल होगा। ओके, अब चलिए आगे देखें, दूसरा क्वेश्चन क्या आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये आ रहा है कि सॉलिड स्फीयर फॉल्स फ्रॉम रेस्ट अंडर ग्रीन इन ए विस्कोसिटी मीडियम। ठीक है, जहाँ पे वो प्रोड्यूसिंग कर रही है हीट, और वो हीट जो है, रेट ऑफ हीट आपको बताना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 5। हाँ जी, यानी कि आपको dq/dt इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 5 बताना। अब कैसे करना है हमको ज़रा देखेंगे। फिर यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला हम देखें, v = 2/9 r² रो माइनस सिग्मा g/n। अब स्टोक्स लॉ क्या कहता है, F = 6 पाई ईटा RV। अब पावर किसके बराबर होता है, रेट ऑफ एनर्जी, और यहाँ पे कौन सी एनर्जी है हमारी, हीट एनर्जी। तो dq/dt वो किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब फोर्स की वैल्यू हमने रखी 6 पाई ईटा आर, और एक v मिलके v² बन गया। अब v² यानी टर्मिनल वेलोसिटी की हमने वैल्यू रखी, तो dq/dt हो गया हमारा ये। ओके, और इसको हम सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं आता है 8 पाई g² रो माइनस सिग्मा का होल स्क्वायर अपॉन 27 ईटा इंटू r⁵ 5। बीच वाली जितनी सारी चीज़ें हैं सब कांस्टेंट है। वी कैन से कि दैट पावर और dq/dt इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁵ 5। आई होप सो यू अंडरस्टूड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल द वेट ऑफ ए बॉडी बी अफेक्टेड when it falls with the terminal velocity through a viscous media। अब यहाँ पे ज़रा डायग्राम में देखिए, किसी विस्कस मीडिया में, लिक्विड में किसी स्फेरिकल बॉडी को डालते हैं तो वहाँ पे विस्कस फोर्स है, आप थ्रस्ट है, ओके, और वेट है। इन तीनों की वजह से यहाँ पे इस बॉडी पे क्या इफेक्ट जाएगा हमको ये बताना है। तो टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, क्योंकि कांस्टेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर कर ली क्वेश्चन के हिसाब से, तो टर्मिनल वेलोसिटी का हम कब एक्वायर करेगा, जब वेट और अपथ्रस्ट ये सारी की सारी जो है बैलेंस हो जाएंगी, टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगी तो कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी।
और उस समय जब कांस्टेंट वेलोसिटी हुई तो इसका मतलब कोई उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा। व्हेन नो एक्सेलरेशन इज देयर तो F इजिकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, कोई आपकी इफेक्टिव फोर्स नेट फोर्स नहीं होगी। इट मीन्स रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो इफेक्टिव वेट वो कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। सो आई होप सो यू अंडरस्टूड। थैंक यू।